सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ज्योतिष क्या है? देखिए, ज्योतिष एक वैदिक शास्त्रों का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक शोध है। इसे शोध ही कहा जाएगा और वैज्ञानिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें वास्तविक रूप से महर्षियों ने, जिन्होंने भी इस ज्योतिष को बनाया, उन महर्षियों ने इसमें बहुत शोध किया और उस शोध को करने के पश्चात ही ज्योतिष के नियम बने। ज्योतिष जो है उसको हम वेदों का अंग मानते हैं और वेदों के अंग में ज्योतिष को उसका नेत्र माना जाता है। ज्योति ज्योति मतलब प्रकाश दिखाने वाला। आप वेदांग देखिए, वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष जो है वो वेदों का एक छठा अंग है और उसे नेत्र की संज्ञा दी गई है। जैसे मनुष्य के शरीर में नेत्र सबसे ज्यादा कार्य करता है। किसी और अंग में अगर आपके कोई खराबी भी होती है तो कई बार उसको ठीक करना आसान हो जाता है, परंतु नेत्र अगर खराब है, नेत्र में ज्योति नहीं है, तो आदमी बिल्कुल ही अपंग स्वरूप हो जाता है। तो ज्योतिष भी वैसे ही नेत्र है। और लोग इस ज्योतिष में जब उस शोध को, ग्रंथों को पढ़ करके अगर उसका प्रेडिक्शन करते हैं, ज्योतिष के बारे में फलित करते हैं, तो ये एक पूरी वैज्ञानिक पद्धति ही है। जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक जो है वो किसी चीज पर शोध करता है, फिर उसका रिजल्ट निकलता है, वैसे ज्योतिष में भी हम लोग ग्रहों का, वो ग्रह जो आपको इस पूरे संसार में वास्तविक रूप में ट्रांजिट में चलते हुए दिखेंगे। ट्रांजिट मतलब गोचर में। अगर आप रात्रि में आसमान में देखेंगे और आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, जैसे ज्योतिष में नक्षत्रों से शुरू किया जाता है, अगर आपको नक्षत्रों का ज्ञान है, तो ज्योतिष में अगर हमने कहा कि आज चित्रा नक्षत्र है, तो आसमान में चित्रा नक्षत्र की जो भंगिमा है वो बनी हुई आपको दिखेगी और वो उन 2 दिन ही दिखेगी, उन 2 दिन ही वो रहेगी। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा शोध है। इसलिए ज्योतिष को केवल जो आजकल कह दिया जाता है कि ये अंधविश्वास है या नहीं, इसमें मानना चाहिए, वो एक अलग व्यथा हो गई। क्योंकि हम लोगों ने पिछले कई सालों में ये रहा कि मुगल साम्राज्य आया, ब्रिटिश साम्राज्य आया, तो हमारे जो वास्तविक ग्रंथ थे उन ग्रंथों को हम नहीं पढ़ पा रहे, हम उनको पास ऑन नहीं कर पाए। क्योंकि जो प्राचीन काल था उसमें किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए पुस्तकें नहीं हुआ करती थी। उस समय व्याख्यान पद्धति, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चा गुरु के पास जाता था और गुरु उसको पूरा ज्ञान देता था, तो वो ज्योतिष का ज्ञान भी उसी में समाहित होता था। अब हमारे पास वो शास्त्रों की लिखित लिपियां नहीं थी, बाद में उन लिपियों को लिखित किया गया, पद्धति बनाई गई। और उस समय एक और बहुत बड़ी बात थी कि ज्योतिष संस्कृत में है और वो उस समय आम जन की भाषा थी। आज तो हमारे यहाँ हिंदी, अंग्रेजी हम इनको मानते हैं, बट उस समय संस्कृत आम जन की भाषा थी। अभी भी अगर आप दक्षिण भारत में जाए तो वहाँ कई गाँव में आम जन की भाषा संस्कृत को माना जाता है, लोग बोलते हुए मिल भी जाएंगे। तो जितना भी ज्योतिष लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया, ग्रंथ जितने भी लिखे गए संस्कृत में लिखे गए। परंतु बाद में आम जनता को जा नहीं पाए, लोगों ने संस्कृत भाषा को मानना छोड़ दिया। हमारी यहाँ पर उसको थर्ड लैंग्वेज बना दिया गया, जो कि एक वैदिक भाषा है। तो उस वजह से हमें जो मिला, जिसको जैसा ग्रंथ मिला, जिसको जैसी चीज मिली, उसने उसी के प्रभाव में पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ उससे उसको रिजल्ट मिले तो उसने उसको बताना शुरू कर दिया और वास्तविक ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया गया। तो ये ज्योतिष का एक बड़ा एस्पेक्ट है। तो ज्योतिष वास्तव में माना जाए तो किसी भी व्यक्ति के भविष्य का फल कथन करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है और उसको विज्ञान के रूप में ही लेना चाहिए। क्योंकि जब कोई ज्योतिषाचार्य के पास आप जाते हैं तब वो आपकी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही उसको बताता है। आपके पास आपका जन्म दिनांक होना चाहिए, आपके पास आपका जन्म समय होना चाहिए, आपके पास आपका जन्म स्थान होना चाहिए। इन तीनों के अभाव में हम कुंडली को नहीं बना पाते हैं। बताना एक अलग बात है, परंतु कुंडली को बहुत अच्छे से हम नहीं बना पाते हैं। कुंडली को बताने के लिए हमें ये सब चीजें चाहिए। अब आप देखिए कि जब आप जन्म स्थान ले रहे हैं किसी का, कि वो जयपुर में पैदा हुआ है कि अमेरिका में, तो हम उसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ले रहे हैं। तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति है और हमें बहुत प्राचीन काल से पता है ये पद्धति। हम किसी का जन्म स्थान के बाद जन्म समय भी ले रहे हैं, तो वो किस समय पैदा, उस एग्जैक्ट डिग्री के आधार पर उसकी कुंडली का निर्माण होता है। और उस कुंडली के निर्माण में उस समय जब बच्चा पैदा हुआ था, उस समय ग्रहों की पूरे गोचर में क्या ट्रांजिट में आसमान में एक स्थिति थी, उस स्थिति को एक तरीके से मान लीजिए वो पूरी स्थिति उस कुंडली के माध्यम से पर्चे पे आ जाती है, कागज पे आ जाती है और फिर आप फल कथन करते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए किस ग्रह का क्या असर होता है, कौन सा ग्रह कब अपनी गति कर रहा है, उसकी घूर्णन गति कैसी है। तो पूरे की पूरी एक वैज्ञानिक शोध है। इसीलिए मैं लोगों को कई बार समझाता भी हूँ कि आप 10 दिन में या कोई छोटी सी पासबुक पढ़ करके या बहुत शॉर्ट टर्म के 2 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के कोर्स करके या यूट्यूब पे कुछ चैनल्स देख करके
आप ज्योतिष नहीं कर सकते। ये एक विधा है जो निरंतर परंपराओं से चली आ रही है। इसको आप पढ़िए, इसका एक सतत अध्ययन कीजिए, फिर इसमें शोध कीजिए और फिर आप फल कथन कीजिए। तो आपका फल कथन, मैं निसंदेह कहता हूँ, इस बात को कहना चाहूँगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका फल कथन गलत हो जाए, परंतु उसके लिए वास्तविक शोध होना बहुत ये कैलकुलेशन है। हाँ, पूरी कैलकुलेशन है। आप देखिए ना कि सूर्य किस गति से घूम रहा है, चंद्रमा किस गति से घूम रहा है। हम जब जन्मपत्री में फल कथन करने जाते हैं तो हमें पता है कि हमारा चंद्रमा 2.25 दिन में बदल जाएगा, तो फल कथन अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य 1 माह में अपनी स्थिति को बदल देगा। हर ग्रह की अपनी एक स्थिति होती है, 45 दिन, 30 दिन, 2.5 साल, 18 महीने, हर ग्रह का। जिन ग्रहों को हम उस कुंडली में उतारते हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। हम पूरे बहुत ऐसा नहीं कि कोई अलग से ग्रह बना लिया हमने, कोई ग्रह से अलग से नहीं है, वो सारे आपको ट्रांजिट में मिलेंगे। केवल 2 ग्रहों को हम जिनको छाया ग्रह मानते हैं, राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं, इनको हम ट्रांजिट में नहीं मानते। इनका एक बहुत बड़ा उल्लेख ज्योतिष में है और इनका असर भी उसमें ज्योतिष में आता है, उसको बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाता है। पर ट्रांजिट में हम 9 ही ग्रहों को स्थान मतलब देते हैं। तो उनमें से जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल है, इनको आप आकाशीय पिंडों के आधार पर देख सकते हैं। तो कैलकुलेशन तो बहुत प्रॉम्प्ट है।